अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा कल एक प्रोग्राम आना था स्टडी इन स्वीडन के हवाले से, लेकिन एक तो कुछ दोस्तों के मैसेजेस काफ़ी सारे आए तो मुझे उसको पुश बैक करना पड़ा। तो कल की बजाय मैंने सोचा कि आज ही ये प्रोग्राम कर लेते हैं। आज के प्रोग्राम में जी स्टडी इन स्वीडन के हवाले से आपको काफ़ी डिटेल से मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा। उससे पहले ये कहूँगा कि प्लीज़ पेज को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस पेज पे लेके आएँ, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं भरपूर इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए, कॉल्स आई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैसेजेस और कॉल्स को मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। जिनके मैसेजेस तो मैंने रिस्पॉन्ड किए वो तो बहरहाल उनको जवाब मिल गया जो वो चाह रहे थे। जिनके मैसेजेस की मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, मैं उनसे मातरत चाहता हूँ और उनसे प्रॉमिस करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 दिन के अंदर मैं उनके मैसेजेस की रिस्पॉन्ड लाजमी करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ एक दफ़ा से फिर जस्ट एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज एंड आई जस्ट प्रॉमिस यू कि आप लोग डिसहार्ट ना हो, ये ना देखें कि जी मैंने इग्नोर कर दिया। किसी को इग्नोर नहीं कर सकता, कुछ मसरूफियत अपनी भी होती हैं, कोई घर के मामलात भी चलाने होते हैं और इस वजह से कुछ डिले ज़रूर हो गया। लेकिन मैं एक एक बंदे की कॉल, जो इस कॉल मुझसे मिस हुई है और जिसका मैसेज मिस हुआ है, मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब दूंगा। अब शुरू करते हैं जी स्वीडन में स्टडी के हवाले से। मैं बात को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करूँगा कि मैं ना करूँ, लेकिन प्रोग्राम को पूरा सुनना, प्रोग्राम की अफादियत से फ़ायदा उठाना और बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोग्राम को पूरा सुने। मुकम्मल सुनेंगे तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आएगी। स्टडी इन स्वीडन के हवाले से ये नहीं बताऊंगा कि स्वीडन क्यों जाए। सबको पता है कि स्वीडन का स्टडी का मेयार बहुत अच्छा है और स्वीडन में टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्वीडन के अंदर यूनिवर्सिटीज़ 900 से ज़्यादा प्रोग्राम्स को ऑफ़र करती हैं, जिसके अंदर बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम्स कह लें या आप कोर्सेज़ कह लें, तो 900 से ज़्यादा प्रोग्राम्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए 12 साल की रिक्वायरमेंट है मिनिमम अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं, और 14 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप मास्टर में स्टडी करना चाहते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि एडमिशन कैसे लिया जाए। उसके लिए जो लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की, अब इस प्रोग्राम के बाद, चूंकि मेरा प्रॉमिस था, वो मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोग इस प्रोग्राम के बाद यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट का लिंक मैं अपलोड कर दूंगा। उस लिंक पे आप जाके सारी यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं जी कि आपने एडमिशन कैसे लेना है। तो सबसे पहले अपनी पसंद का कोर्स के जो कोर्स आप चाह रहे हैं उसको चूज़ करें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, क्योंकि काफ़ी सारे, जैसे कि मैंने बताया कि 900 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना कोर्स चूज़ कर सकते हैं, जिसकी भी जो भी फील्ड है। लाइक किसी का अगर IT है, मेडिसिन है, फार्मेसी है, या किसी ने लैंग्वेज कोर्स में अगर एडमिशन लेना है, तो अकॉर्डिंग टू योर ओन डिज़ायर यू हैव टू चूज़ योर ओन प्रोग्राम। अब एडमिशन के लिए प्रोग्राम चूज़ करने के बाद सबसे पहले आप एक काम करें कि प्रोग्राम को चूज़ करें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके प्रोस्पेक्टस देखें, उसका जो एडमिशन फॉर्म्स हैं उसको आप डाउनलोड करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेशन का सिलसिला आ जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेशन कैसे और कहाँ से और कौन से डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेशन करवानी है। सबसे पहले आपको अपनी मैट्रिक की सनद, जो कि आपको मिलती है, मैट्रिक की सनद और अपनी FA की सनद और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और FA का रिजल्ट कार्ड आपको अपने लोकल IBCC ऑफिस से अटेस्ट करवाना पड़ता है। अब IBCC ऑफिस क्या है, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके लिए एड्रेसेस भी लेके आया हूँ IBCC ऑफिस के, वो भी आपको बताऊंगा जी। IBCC ऑफिस है बेसिकली इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। तो आप अपनी मैट्रिक की सनद और अपनी FA की सनद अपने इलाके के IBCC, हर सूबे के अंदर IBCC का एक ऑफिस मौजूद है, आपने अपनी असनाद वहाँ पे लेके जानी है, जो कि इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का ऑफिस है, और वहाँ से टेस्टेशन करवानी है। वो आपकी सनद को देख के इस बात को यकीन बनाएंगे या आपको टेस्टेशन लेटर देंगे साथ में कि आपकी सनदें असली हैं, जाली नहीं हैं, और इन असनाद की तस्दीक के बगैर एडमिशन नहीं हो सकता। ये बहुत ज़रूरी और समझने वाली बात है। सबसे पहला स्टेप कि आपने IBCC से अपनी असनाद को, मैट्रिक की और FA की अटेस्ट करवाना है। वो लोग कि जिनके पास डिग्रीज हैं, BA की डिग्री है, बैचलर्स की या मास्टर की डिग्री, और वो PhD के लिए जाना चाहते हैं, तो वो अपने रिजल्ट्स कार्ड और अपनी असनाद जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की हैं उसके साथ साथ अपनी डिग्रीज को भी टेस्ट करवाएंगे, और डिग्रीज को टेस्ट करवाएंगे HEC से,
जिसको आप हायर एजुकेशन कमीशन कहते हैं। IBCC ऑफिस के एड्रेसेस में आपको बता देता हूँ जी। इस्लामाबाद में है प्लॉट नंबर 25, स्ट्रीट 38, G104। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 0519235018। कराची में है जी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन बिल्डिंग, बख्तियारी यूथ सेंटर, नॉर्थ नाजमाबाद, कराची। और इनका फोन नंबर है 0213663978। लाहौर में IBCC का ऑफिस है जी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बिल्डिंग, 86 मजंग रोड, लाहौर। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 042999203893। पिशावर रीजनल ऑफिस की बात करते हैं जी, तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बिल्डिंग है जी, जुमरत रोड, पिशावर। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 09192216454। और कोयटा रह गया जी। कोयटा को भी मैं आप सबको बताता चलूं। मैं चाह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान को कवर कर लें, कि पाकिस्तान के किसी रीजन में भी अगर किसी को जरूरत है तो हर किसी को अपने अपने रीजन का पता होना चाहिए जी। तो कोयटा में है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कोयटा। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 081826716। अब बात यह है कि अगर आप खुद से नहीं जा सकते अटेस्टेशन करवाने के लिए ड्यू टू एनी रीजन, तो आप अपने माँ बाप बहन भाई किसी को भी भिजवा सकते हैं। जो आपके रिलेशंस हैं, जो डायरेक्ट रिलेशंस हैं, आपके ब्लड रिलेशन, वो भी आपकी बिहाफ के ऊपर जाके अटेस्टेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं करवा सकता। अब इसका तरीका क्या है जी, कि आप IBCC की रिसेप्शन पे जाएंगे, वहां से आप चालान फॉर्म लेंगे। 200 रुपया ओरिजिनल को अटेस्ट करने की फीस है, और उसके बाद जितनी आपने कॉपीज अटेस्ट करवानी है उनकी पर कॉपी की 100 रुपीज फीस है। और ये एक दिन जमा करवाएंगे और दूसरे दिन वापस ले लेंगे। अब HEC ऑफिस का भी बता दूं जी। HEC मीन हायर एजुकेशन कमीशन। उनका एक यूनिवर्सल नंबर है, यूनिवर्सल नंबर UN नंबर, कि अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो 051 लगा लें, लाहौर में रह रहे हैं तो 042, और अगर कराची में है तो 021 लगा लें। यूनिवर्सल नंबर मैं बता देता हूँ 11119432। लाहौर में इनका ऑफिस है जी 55B2 गुलबर्ग 3। पिशावर में ऑफिस है फेज 5 हयाताबाद पिशावर। कोयटा में ऑफिस है हाउस नंबर 61A चमन हाउसिंग स्कीम, एयरपोर्ट रोड, कोयटा। और कराची में है शहजाद खलील एवेन्यू, स्टेडियम रोड। तो ये सारी मैंने आपको HEC की भी बता दी। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स HEC और IBCC से अटेस्ट हो जाएं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने यूनिवर्सिटी की है उनके साथ अटैच करके अपलोड करके यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर भिजवा दें, यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दें। अब बात यह है कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने 900 स्वीडिश क्रोने भी यूनिवर्सिटी को पे करने हैं। ये आपकी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फीस है कि जो आपने अप्लाई करना है। उसके बाद क्या होता है, अच्छा एक बात मैं बताता चलूं कि मैंने कहा था अपने पिछले प्रोग्राम में कि वो लोग जो आइल्स के बगैर जाना चाहते हैं, तो मैं उस तरफ भी आऊंगा कि आइल्स के बगैर कौन से लोग जा सकते हैं और कौन कौन सी उनके प्रोग्राम्स हैं कि जिसके अंदर वो जा सकते हैं। 900 स्वीडिश क्रोने की फीस जमा करवाएं। IBC से टेस्टेड, हायर एजुकेशन कमीशन से टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भिजवाएं। यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको एक कंडीशनल एडमिशन लेटर भेजेगी। अब बात यह कि वो कंडीशनल क्यों होगा, अब मैं इस तरफ भी आता हूं, कंफर्म क्यों नहीं होगा, और अगर कंफर्म होगा तो कब होगा। वो जो आपका कंडीशनल एडमिशन लेटर आएगा आपको, वो आपने उसके साथ यूनिवर्सिटी अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी भेजेगी कि आप इस बैंक अकाउंट में फीस जमा करवाएं। फीस 5 से 6 लाख रुपया होती है जी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोर्स कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। तो 5 से 6 लाख रुपए फीस होती है। पहले 2011 से पहले तक तो स्वीडन में स्टडी फ्री थी, लेकिन बाद में फिर इट बिकेम अ बिजनेस या जो भी आप कह लें। तो अभी स्वीडन के जो मुकामी लोग हैं उनके लिए तो फ्री है, लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने फीस रख दी है। अब आपने अपनी फीस जमा करवानी है, जितनी भी स्टूडेंट की फीस है, और उसके लिए यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट डिटेल आएगा। उस अकाउंट डिटेल में फीस चली जाएगी। और भिजवाने के तरीके क्या हैं मैं आपको वो भी बताता चलूं। क्या भिजवा सकते हैं मुख्तलिफ, एक तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा डॉलर इसकी किसी ब्रांच पे चले जाएं और उन्हें कहें कि हमने फीस जमा करवानी है, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भिजवानी है, वो भी भिजवा सकते हैं।
वॉल स्ट्रीट पे चले जाएं, वॉल स्ट्रीट से भी पेमेंट जा सकती है, ए एक्सचेंज से पेमेंट जा सकती है, पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज से पेमेंट जा सकती है। तो आपके जो भी लोकल करेंसी एक्सचेंज के बिजनेस करते हैं वो लोग आपकी बैंक ट्रांसफर इंस्टीट्यूट में आपके फीस भिजवा सकते हैं। एक चीज और बड़ी जरूरी बता दूं कि फॉरेन एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5% टैक्स लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 लाख रुपए की फीस भिजवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी को 5 लाख की फीस मिले, तो आपको 5 लाख और 25,000 रुपए पे करना पड़ेंगे। जो ऊपर वाले 25,000 हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाते हैं। ये 2015 से फॉरेन एजुकेशन फीस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स लगाया है। तो देखिए जी, मेरा काम है कि आपको सारी चीजें बता दूं कि आपका अखराजात कितने आएंगे, और यही सारी बातें कंसल्टेंट पैसे लेके बताते हैं। दे आर चार्जिंग यू हल ऑफ फीस, ठीक है। आखिर में मैं बताऊंगा कि कंसल्टेंट और एजेंट पैसे कहां से और कैसे कमाते हैं, और वो पैसे आप खुद से कैसे बचा सकते हैं। मेरा काम बिल्कुल फीस भी लीला है। मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा और ना ही इंशाल्लाह कभी भी मांगूंगा। जब आपकी सारी चली जाएंगी जी, वहां पे फीस चली जाएगी, यूनिवर्सिटी आपको एक कंफर्म लेटर भेजेगी। वो लेटर लेके, अपना पासपोर्ट लेके आपने स्वीडिश एम्बेसी के साथ रब्ता करना है। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट स्वीडन एम्बेसी को भेज देने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी उसके अंदर लिखा होना चाहिए। उसके बाद एम्बेसी आपको बुलाएगी और बुलाने के बाद आपके फिंगरप्रिंट लेगी वहां पे। फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के, जिसके अंदर आपकी तमाम असली डिग्रियां, आपका एडमिशन लेटर, आपकी बैंक स्टेटमेंट। जी, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं बताता चलूं, ये बड़ा अहम पॉइंट है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से स्वीडन एम्बेसी या स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी की जो वीजों को प्रोसेस करती है, वीजे प्रोसेस करने वाले 2 लोग हैं। एक तो स्वीडन के अंदर स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी है, और प्लस आपकी लोकल स्वीडन की एम्बेसी है। ये दोनों लोग करते हैं। करना क्या होता है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से? बैंक स्टेटमेंट एप्लीकेंट के या जो स्टूडेंट है उसके अपने नाम पे होनी चाहिए। स्वीडन एम्बेसी, स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी आपको सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछती। आपको अपनी इनकम को प्रूफ नहीं करना पड़ता कि ये पैसे कहां से आए। इनकम के ऊपर कोई जीआईटी नहीं बैठेगी। तो पैसे जहां से भी आए, जैसे भी आए, आपके अपने बैंक अकाउंट में होने चाहिए, और बैंक अकाउंट के अंदर आपके अपने नाम पे होने चाहिए। अब बात यह है कि अगर आपकी 5 लाख रुपए फीस है, तो मैं आपको एडवाइज करता हूं कि 14 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। उन पैसों का आपने अनटिल अनलेस योर वीजा इज अप्रूव्ड, आपने उन पैसों को नहीं छेड़ना। अगली बात यह है कि जब आप एम्बेसी को अपनी सारी चीजें भिजवा देते हैं तो प्रोसेस के 2 तरीके हैं। एक तो एम्बेसी सारे डॉक्यूमेंट्स स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी को भिजवाती है, और दूसरा यह है कि स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी या तो एम्बेसी को डिसीन करके भेज देती है कि आप इनको रेजिडेंट परमिट दे दें, या स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी एम्बेसी को एडवाइज करती है कि आप एप्लीकेंट को एम्बेसी में बुलवाएं और आप इनसे इंटरव्यू करें, और इंटरव्यू के बाद आप हम अपनी सजेशंस हमें भिजवाएं ताकि हम लोग वीजे को डिसाइड कर सकें। और तीसरी सूरत में ऐसा भी होता है कि एम्बेसी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाती, आपका केस बहुत वीक है और आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो सकी या कोई कमी रह गई है, तो एम्बेसी स्ट्रेट वे ही रिफ्यूज कर दे। तो ये तीनों सिचुएशंस होती हैं, तीनों कंडीशंस होती हैं। अब बात यह है कि अगर फैमिली के साथ कोई जाना चाहे, अगर कोई फैमिली के साथ जाना चाहता है तो आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। एक हस्बैंड अगर अपना एडमिशन करवाने में कामयाब होता है और हस्बैंड अपने साथ अपनी बीवी और बच्चों को अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। इन केस अगर होती है, इन केस हस्बैंड की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो साथ ही बीवी बच्चों की भी, फैमिली की भी हो जाएगी। और अगर मिसेज जाती हैं तो जाहिर बात, अगर मिसेज की होती है वो एडमिशन लेती हैं तो हस्बैंड और बच्चों की भी हो जाती है साथ में, तो पूरी होल फैमिली माइग्रेट कर सकती है। अब अगली बात ये आ जाती है कि वर्किंग राइट्स क्या है। वर्किंग राइट्स नहीं, बल्कि मैं अभी बात करूंगा कि एम्बेसी में क्वेश्चंस किस किस्म के होते हैं इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू के अंदर आपने अपनी पर्पस ऑफ गोइंग टू स्वीडन को आपने प्रूव करना होता है कि आपका स्टडी का पर्पस है और आपके पास इतने फंड्स भी मौजूद हैं और आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। उसके अंदर एक चीज और ध्यान में रखें कि आप स्वीडन के जिस इलाके में भी जा रहे हैं, जहां पे भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आपको उस इलाके की बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी कौन से शहर में है, शहर की आबादी कितनी है, रकबा कितना है,
आपके अकोमोडेशन के क्या अरेंजमेंट आपने पहले से की हुई है, आपका सारा प्लान आपके जहन में होना चाहिए। और ये चीजें एम्बेसी को आपने बावर करवानी होती हैं, और एम्बेसी अपनी ओपिनियन फिर स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी को भिजवा देती है, और वो वीजे को आगे से अप्रूव करने का जो भी डिसीजन है वो देते हैं। वर्किंग राइट्स, ये फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, और कोई वर्किंग के अंदर कंडीशन नहीं है कि 20 घंटे या 30 घंटे काम करना है, तो स्टूडेंट अपनी स्टडी के बाद फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। स्वीडन में रहने के अखराजात कितने हैं जी? तकरीबन 3000 पर मंथ स्वीडन में एक अकेले कमरे का किराया है, और तकरीबन $1000 के अंदर खाना पीना बहरहाल चीप है स्वीडन में, तो आप $1000 के अंदर इजीली पर मंथ वहां पे रह सकते हैं। और काम की उज्जत कितनी मिलती है जी? तकरीबन 12 से 15,000 स्वीडिश क्रोने पर मंथ स्टूडेंट्स कमा सकते हैं अपनी स्टडी के साथ साथ वहां पे। अगली बात कौन सी होगी जी? अगली बात यह है कि इन केस के अगर वीजा रिफ्यूज हो जाता तो क्या होगा? इन केस जी अगर आपका वीजा नहीं मिलता और वीजा रिफ्यूज हो जाता है, तो आपकी सारी जो अमाउंट फीस है, आप यूनिवर्सिटी को रिफ्यूजल लेटर की कॉपी भिजवाते हैं, और यूनिवर्सिटी आपको आपकी फीस आपके जो भी आपने बैंक अकाउंट दिया होता है उसके अंदर वापस भिजवा देती है। तो ये सारी चीजें हैं जी। इसके अलावा और अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको खुद से है तो ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं। कंसल्टेंट किस तरह से पैसे कमाते हैं, एक तो आपके साथ वो 1.5 से 2 लाख रुपए का एग्रीमेंट करते हैं तमाम एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का। दूसरी बात ये है कि वो आपको कभी भी आपका ओरिजिनल एडमिशन लेटर नहीं दिखाते। वो आपको कहते हैं कि आप IBCC और HEC से करने के बाद अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स आप हमें भिजवा दें। अपना ही वो फोन नंबर देते हैं, अपना ईमेल एड्रेस देते हैं, क्योंकि इनके अपने बिजनेस सीक्रेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर नहीं करते। उसके बाद वो कॉल्स भी खुद रिसीव करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस भी खुद करते हैं स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी के साथ और एम्बेसी के साथ। उसके बाद इंश्योरेंस लाजमी है जी। इंश्योरेंस आपकी एंटायर जितना अरसा आपने स्वीडन में रहना है, आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस प्लस आपकी वहां की जितनी देर का कोर्स है रहने की, वो भी इंश्योरेंस लाजमी है। तो ये बात भी ज़हन में रखिएगा। इंश्योरेंस पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज करती हैं, EFU, जोबली इंश्योरेंस है, EFU है, आदमजी है, तो आप किसी से भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी इंश्योरेंस आपकी 30,000 40,000 में होगी, तो आप हमें ये पैसे दे दें, हम खुद से करवाएंगे। हालांकि इतने की इंश्योरेंस नहीं होती। वो इंश्योरेंस कंपनी से भी कमीशन लेते हैं, आपसे अपनी प्रोसेसिंग फीस भी अलहदा से लेते हैं इंश्योरेंस करवाने की। और उसके बाद इन केस ऑफ खुदा न खासा वीजा रिफ्यूज हो जाए तो आपको कहते हैं जी कि आपकी इंश्योरेंस नॉन रिफंडेबल थी, जबकि वो रिफंडेबल होती है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इट इज वेरी इजी प्रोसीजर, इफ वंस यू गेट इनटू इट यू लाइक इट और यू कैन डू इट। हर कोई ये पता कर सकता है। क्यों 3 से 4 लाख रुपया बंदा थोड़ी सी मेहनत करके ना बचाए। उसके बाद फिर कंसल्टेंट कहते हैं कि जब वीजा फीस हमें पे करें, हम ऑनलाइन करेंगे वीजा फीस पे या एम्बेसी को भिजवाएंगे, तो उसके अंदर से भी वो आपसे एडिशनल पैसे लेते हैं, और उतनी वीजा फीस नहीं होती कि जितनी आपसे वो चार्ज करते हैं। और इसी तरह से जो कॉरेस्पॉन्डेंस की फीस है उसको भी चार्ज करते हैं। तो ये काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो चार्ज की जाती हैं जी। अभी मैं कुछ मैसेजेस की तरफ आता हूं जी। मैसेजेस मुझे किसी दोस्त ने बीच में किया जी कि मैसेजेस के भी जवाब दिया करें। जी जनाब, मेरे पास सामने मैसेज आ रहा है जी शेर नवाब खटक साहब का। वो कह रहे हैं जी कि कनाडा की इमिग्रेशन की भी बात बताएं जी। कनाडा के हवाले से काफी लोगों ने पूछा है, और इंशाल्लाह ताला इन कमिंग फ्यूचर देखें 1 by 1 करके प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। एकदम से पूरी दुनिया को कवर करना, आपको पता माइग्रेशन का सिलसिला बहुत लंबा सिलसिला होता है, तो एकदम से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज के क्या चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए? जी वसीम रियाज साहब, मैंने आपको बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं और काफी सारी जॉब्स हैं, और 12 से 15,000 स्वीडिश क्रोने आप इजीली वहां पे अर्न कर सकते हैं अपनी स्टडीज के साथ साथ। और इसके अलावा जी बस यही चीजें हैं। अगर मैं दोबारा से ये कहता चलूं कि हाँ जी आइल्स का, जी आइल्स का बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं कि वो स्टूडेंट्स के जिनके पास आइल्स नहीं है, तो मैं आपको वो प्रोग्राम्स, वो कोर्सेज बता देता हूं कि जो विदाउट आइल्स स्टूडेंट स्टडी के लिए एलिजिबल हैं। इसके अंदर जी आइल्ट एग्जाम्शन इसके अंदर आते हैं इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मेडिसिन, फार्मेसी डिग्री है या मास्टर डिग्री है, या वो लोग के जिनके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री है। अगर आपके पास ये वाली चीजें मौजूद हैं तो आपको आइल्स की जरूरत नहीं है।
जी मुझे कोई पूछे जी कि यूके के बारे में भी बताएं, तो मेरे भाई आहिस्ता आहिस्ता ही आ सकता है, एकदम से क्या कर सकते हैं। जी अदीब खान साहब कह रहे हैं कनाडा डन बेस वीजा। मेरे भाई मैं एजेंट नहीं हूं, मैं कंसल्टेंट भी नहीं हूं, मैं डन बेस पे काम नहीं करता। मैं बिल्कुल फीस सबीलिल्लाह और फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ जेन्युइन और लीगल इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूं। तो मुझे प्लीज ये चीज मत पूछें कि भाई आप डन बेस के ऊपर, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, इस तरह से मेरी इज्जत मजरू होती है। जी किसी ने पूछा जी कि इट्स इजी टू गेट द पीआर आफ्टर स्टूडेंट वीजा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फिर एक किसी ने पूछा जी कि अगर स्टडी का गैप है, वेरी गुड क्वेश्चंस आर कमिंग अप। भाई अगर स्टडी का गैप है तो आपको अपनी जॉब शो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 2 ईयर का स्टडी का गैप है तो यू हैव टू शो दैट यू वर डूइंग समथिंग, यू वर नॉट सिटिंग आइडल, कि आप आराम से बैठे हुए थे। तो स्टडी का गैप अगर किसी का है तो उसको अपनी जॉब दिखानी पड़ती है कि आप उस 2 साल के अंदर फारिग नहीं बैठे हुए थे, आप कौन सी कंपनी से, कौन सी फर्म से आप कौन सी जॉब कर रहे थे, ठीक है। तो आपको वो जॉब दिखानी पड़ेगी अपनी। बाकी पीआर के हवाले से क्वेश्चन आया जी पीआर अगर आप सक्सेसफुली अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी वहां की पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वंस यू आर द पीआर, अगर आपने मास्टर्स किया और उसके बाद आपको पीआर के लिए एलिजिबल थे, पीआर मिल गई, तो आगे सारी स्टडी फ्री हो जाएगी। आगे मैंने आपके व्हाट्सएप पे जी भाई कोई कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे कॉल की, तो ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ आई मिस योर कॉल बट आई ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। जितनी जल्दी हो सका इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से करूंगा। एमबीए के लिए IELTS जरूरी है जी मेरे भाई, मैंने आपको पहले से ऑलरेडी बता दी हैं चीजें कि जिन जिन के पास ये कोर्सेज हैं, आप दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, तो वो लोग नहीं, उनको IELTS की जरूरत नहीं है। तो IELTS एग्जाम्शन के हवाले से मैंने बता दिया है। आगे क्या कह रहे हैं जी, कनाडा मेडिकल टेस्ट बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, कनाडा स्टडी मेडिकल। जी मेरे भाई जारी सी बात है, बैंक स्टेटमेंट तो जहां पे भी आप फॉरेन में जाएंगे स्टडी के लिए वहां पे होती है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। पॉसिबल अनस चौधरी साहब, आई एम सॉरी टू से दैट यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक मी एम्बैरस। मैं एजेंट नहीं हूं, मैं काम नहीं करता। कोई साहब कह रहे हैं कि जी 15 लाख में वीजा लगता है, अगर लगता है तो भाई आप एजेंट से लगवा लें, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन। मुझे नहीं पता जी, मुझे पता पाकिस्तान के अंदर एजेंट्स वीजा लगवाते हैं। मोस्ट लोगों की ये कोशिश होती है कि हम लोग चले जाएं वहां पे, तो इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट प्रोग्राम करूंगा कि लोग वहां पे क्यों जाते हैं और जाके क्या करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग वहां पे जाके प्रोटेक्शन वीजा या असाइलम वीजा अप्लाई करते हैं। तो ये एक लंबी स्टोरी है, इसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बात करेंगे। जी भाई बैंक स्टेटमेंट के लिए मैंने बता दिया था कि अगर आपकी 5 लाख रुपए फीस है तो 14 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और भी अगर किसी को सवाल है तो पूछ लें, जितने ज्यादा सवाल इधर पूछे जाएंगे उतने ज्यादा मुझे व्हाट्सएप को जवाब देने के ऊपर आसानी होगी। व्हाट्सएप के ऊपर एजेंट्स आर फेक इन पाकिस्तान, जी बिल्कुल एजेंट्स आर फेक इन पाकिस्तान, ये बात तो ठीक है। चले ठीक है जी, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों की एक फीस भी लिला खिदमत करना है। मैं दोबारा से ये बात कहूंगा कि वो बंदे की जिनकी मैं कॉल्स नहीं ले सका, वो उनको मैं इंशाल्लाह ताला आई एम गोना कॉल देम बैक। तो ट्राई करें, कोशिश करें कि आप लोग एजेंटों से बचें। कंसल्टेंट्स दे आर रिपिंग यू ऑफ, दे आर चार्जिंग यू अ लॉट ऑफ मनी फॉर नथिंग, यू कैन डू इट योरसेल्फ। आप लोग खुद कर सकते हैं एंड आई एम हियर टू गिव यू ऑल द फ्री इंफॉर्मेशन जो भी हो सकती है, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो इंशाल्लाह ताला मैं आई विल कम बैक टू यू गाइस। थैंक यू जी। मेरा व्हाट्सएप का नंबर क्या है जी, 00614359000683। आई रिपीट अगेन 00614359000683। जी कनाडा के हवाले से जरूर प्रोग्राम करेंगे जी इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा कनाडा की रिक्वेस्ट आ रही है। कनाडा में मेरे अपने भी अजीज रहते हैं, काफी बड़ा अच्छा मुल्क है। मैं भी 2 दफा कनाडा गया हूँ। वेरी लवली कंट्री, सर्दी लेकिन काफी है वहां पे, तो सिर्फ सर्दी का एक फैक्टर है, अदरवाइज कनाडा इज द बेस्ट कंट्री, इसके अंदर कोई शक नहीं है, ठीक है। थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।